एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम यू ऑल टू द पार्ट 8 ऑफ आवर चैप्टर दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यस, आप सभी का बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी ट्यूसडे। एंड कैसे हो आप सब? कैसे हो? मजे में हो? कैसी चल रही है स्कूल? कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसा चल रहा है एग्जाम? तुम बोलोगे दीदी एवरी डे हमसे एक ही बात पूछती है ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो बस पढ़ाई की बात। तो ऐसा है वो इस वजह से क्योंकि ऑलमोस्ट तुम्हारा आधा अगस्त खत्म हो गया है और ठीक एक महीने बाद आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाएगा, हाफ ईयरली का, जिसके लिए आप लोगों की तैयारी मुझे भी पता है, आपको भी पता है कितनी अच्छी चल रही है ना। तो वो मुझे पता है तुम अच्छे से कर लोगे। तुम मतलब कल एग्जाम रहेगा तो आज तुम पढ़ोगे और कैसे तैसे तो एग्जाम दे ही दोगे, आई नो। बट एक होता है एग्जाम देना और दूसरा होता है पढ़ के अच्छे से एग्जाम देना, दोनों में फर्क है। हाँ कि ना? तो मैं उस कैटेगरी की बात कर रही हूँ जहां पे मैं बात कर रही हूँ अच्छे से पढ़ के फिर एग्जाम देना। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है, एग्जाम वगैरह की बात हम करते रहेंगे, आराम से करेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ कि आप सब कैसे हो? अच्छे हो? खुश हो? तकलीफ तो नहीं है? दुविधा तो नहीं है? परेशानी तो नहीं है? हाँ, सब अच्छा है, सब चंगा है। हाँ, एवरीथिंग इज गुड। एनर्जी लेवल कैसा है? जोश मीटर कैसा है? जोश, एनर्जी मीटर, जोश लेवल, जोश मीटर, और भी जो जो वर्ड हो सकते हैं, कैसा है एनर्जी लेवल, एनर्जी मीटर कैसा है? सब अच्छा है? हाई है? यस, नो, मे बी। अगर नहीं है तो हाई कर लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, सो इसी के साथ, हाई एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हो, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बोलो, क्या पढ़ा था? बोलो 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 बोलो। कल की क्लास में हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था, बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के हिसाब से जल्दी से एक बार स्किज़ोफ्रेनिया को अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज चलेंगे हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तरफ। यस, ओके। और बाकी तो मुझे कमेंट्स में बताते रहो कैसा चल रहा है, सब कुछ सब अच्छा चल रहा है कि नहीं। यस, चलो ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया हमने कल पढ़ा था एंड आई होप तुम्हें उस स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ के मजा भी आया होगा क्योंकि इट इज समथिंग वेरी यूनिक, सब बहुत दिलचस्प डिसऑर्डर है ये। क्यों? क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट कवर्ड होते हैं। यस, तो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स को एक्सप्रेस करता है, शो करता है। और वो आपको एक तरीके से जितना भी ये डिसऑर्डर है, जो स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं, ये इंसान के पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ, पर्सनल एज इन उसका डेली लाइफ केयर, सोशल मतलब उसका एवरीडे का सोशल सर्कल, सोशल इंटरेक्शन, एंड ऑक्यूपेशन अपना काम, अपना स्कूल, ये काम करने में इंसान काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके थॉट प्रोसेसेस डिस्टर्ब रहते हैं, उसका स्ट्रेंज परसेप्शन है, उसका इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, उसकी मोटर एब्नॉर्मेलिटीज हैं। तो ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। हाँ कि ना? हाँ, चलो, ये क्या है? डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है। डेबिलिटेटिंग का मतलब मैंने बताया था, जैसे जैसे ये डिसऑर्डर प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे ही ये डिसऑर्डर अंदर ही अंदर इंसान को कमजोर करते चलता है। जो इंसान इस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है उस इंडिविजुअल के साथ साथ उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा सफर करती है। इट इज नॉट ओनली अ पेशेंट बट ऑल्सो हिज और हर फैमिली एज वेल। यस, इसके बाद हमने स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स पढ़े थे। सिम्टम्स क्या होता है कि जो इंडिविजुअल खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, हाँ कि ना?
तो सिम्टम को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, साइकोमोटर। हाँ, पॉजिटिव सिम्टम के अंदर हमने 4 तरीके की चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा था? डिल्यूजन, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, हैलुसिनेशन एंड इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। जल्दी से एक एक करके हम सबको पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब ये था कि जब भी आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल थॉट, बिहेवियर एंड इमोशन है, उसमें एक पैथोलॉजिकल या कुछ अजीब सी और भी थॉट, बिहेवियर एंड इमोशंस ऐड ऑन हो जाते हैं। कुछ अच्छी चीज नहीं है और चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो क्या होता है? सबसे पहली चीज जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, दैट इज डिल्यूजन। डिल्यूजन इज समथिंग योर फॉल्स बिलीफ, एक ऐसा इंडिविजुअल का बिलीफ जिसके लिए कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, जिसका कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, बस उसकी मन गढ़ंत कहानी है जो उसमें वो बिलीव करता है। तो इस मन गढ़ंत कहानी के अंदर 4 तरीके की मन गढ़ंत कहानियां होती है। सबसे पहला होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। इस डिल्यूजन में क्या होता है? इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कोई खतरा है, उसको किसी से खतरा है, उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर कोई नजर रखा हुआ है। दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड डिल्यूजन, इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसका किसी बड़े आदमी, बड़े सेलिब्रिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो उनसे एवरीडे कांटेक्ट में है। जो भी वो लोग कर रहे हैं या कुछ भी उनकी जिंदगी में हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो इट इज समथिंग ड्यू टू देम। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर इंडिविजुअल है तो वो बोलेगा कि मैं तो नेक्स्ट टॉपर्स वालों को एवरीडे फोन पे, मैं अब उनके जितने भी सीईओ, जो उनके सीईओ हैं दिगराज सर, उनसे मैं एवरीडे बात करता हूँ। या मैं जो शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान से तो अरे मैं एवरीडे मेरी फोन कॉल पे बात हो जाती है। जो सलमान खान है ना, उसके साथ तो मैं चाय पे, कभी कभी मैं मुंबई चला जाता हूँ और चाय पे हमारी चर्चा हो जाती है। समथिंग जो completely unbelievable है, but a person will make you feel believed कि उसका delusion ऐसा है। Attach special and personal meaning to the action of others or objects and events। फिर आ जाता है delusion of grandeur। delusion of grandeur मतलब तुम उस इंसान से सर्वश्रेष्ठ, सर्व शक्तिशाली, कोई भी बुद्धिमान कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। वो ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है, ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी आदमी है, इंसान को वो लगता है। दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, मतलब अपने आप को एम्पावर्ड फील कराता है। एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि जो भी इंडिविजुअल सोच रहा है, फील कर रहा है, बिहेव कर रहा है, वो खुद से नहीं कर रहा है, उसको कोई और करवा रहा है, मतलब कठपुतली है ना, वो पपेट है, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है, उसको वैसा फील करवाया जा रहा है, उसको वैसा बिहेव करवाया जा रहा है। हाँ कि ना? हाँ। तो पहला मैंने मोटिव में, पहला मैंने पॉजिटिव सिम्टम बता दिया, दैट इज डिल्यूशन। दूसरा सिम्टम, जो दूसरा पॉजिटिव सिम्टम है, दैट इज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। ये क्या होता है? जो आप सोच रहे हो, आपका थिंकिंग इतना ज्यादा डिस्टर्ब होता है, इतना ज्यादा खराब हो गया है कि आप अच्छे से कोई बात कर भी नहीं पा रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन भी इम्पेयर्ड है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी आप एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, अचानक से आप दूसरे टॉपिक पे जंप कर, एक इंडिविजुअल एक टॉपिक पे बात कर रहा था, अचानक से वो दूसरे पे जंप करेगा, फिर वो तीसरे पे जंप करेगा, फिर चौथे पे जंप करेगा, और इन सारे टॉपिक्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी वो मौसम के बारे में बात करेगा, अचानक से यूएस, वो जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ था उसके बारे में बात करेगा, फिर अचानक से अपने स्कूल के बारे में बात करने लगेगा, फिर अचानक से अपने पेरेंट्स के बारे में बात। ऐसे वो टॉपिक स्विच कर रहा है जिसका कोई आपस में लिंक नहीं है। तो जब इनके बीच में जब लिंक नहीं होता, जब आपके थॉट्स में कोई एसोसिएशन नहीं है, उसको हम डिरेलमेंट या लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। कभी कभी इंडिविजुअल कुछ ऐसे ऐसे शब्द इन्वेंट कर लेता है जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, उसको हम नियोलॉजिज्म कहते हैं। और जो भी इंसान को हम कुछ कह देते हैं, उसी चीज को वो अपने थॉट में
रिपीट टेलीकास्ट पे चलाते रहता है, उसको अपन परसिवरेंस कहते हैं, परसिवरेशन। ठीक है। अब सेकेंड सिम्टम समझ में आया, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। अब तीसरा क्या है, हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन क्या होता है, भ्रम। मैंने कल भी बताया था, हैलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम क्या होता है, भ्रम मतलब कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो चीज प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर देखने वाली चीज है तो आप उसको देख सकते हो इवन तो वो प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको कोई साउंड आ रहा है, वो आप सुन रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली में कोई साउंड नहीं आ रहा है, बट आपको सुनाई दे रहा है सिर्फ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पांचों सेंसरीज पे से आपके हैलुसिनेशंस होते हैं। यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन हैलुसिनेशन इज ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ये हैलुसिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इसमें दो तरीके के हैलुसिनेशन होते हैं इसके अंडर। एक होता है सेकंड पर्सन हैलुसिनेशन, एक होता है थर्ड पर्सन हैलुसिनेशन। सेकंड पर्सन हैलुसिनेशन का मतलब है कि इंडिविजुअल को लगता है कि उससे ही डायरेक्टली कोई बात कर रहा है, और इंसान उसको बिल्कुल सटीक, स्पष्ट, क्लियर सुन सकता है कि उसको क्या बोला जा रहा है। सेकेंड पर्सन हैलुसिनेशन। थर्ड पर्सन हैलुसिनेशन क्या होता है कि उस इंडिविजुअल के बारे में दो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, तो थर्ड पर्सन इन हैलुसिनेशन व्हाट इट। वैसे ही ऑडिटरी के अलावा विजुअल भी होते हैं, गस्टेटरी भी होता है, ओल्फैक्टरी भी होता है, बहुत सारे सेंसेस के हैलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन आपका ऑडिटरी होता है। यस। ये हो गया थर्ड सिम्टम पॉजिटिव के अंदर। लास्ट पॉजिटिव सिम्टम जो है दैट इज इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट क्या होता है, आप कभी कभी ऐसे इमोशन शो करते हो जो सिचुएशन रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी के मतलब शोक सभा में इंसान चला गया, वहां पे जाके क्या हंसने लग जाएगा जोर जोर से, मतलब इतने जोर से हंसेगा ऐसा लगेगा कोई लाफ्टर क्लब में आ गया है, कोई कॉमेडी शो चल रहा है, ऐसे में हंसने लग जाएगा। या कोई बहुत खुशी की बात है, उसमें वो इंसान रोने लग जाएगा, बिल्कुल टैंट्रम शो करने लग जाएगा, अजीब चीजें करने लग जाएगा। दैट इज इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन स्पेसिफिक, जब इंडिविजुअल बिहेव नहीं करता है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि तो हमारे साथ भी होता है, कभी कभी सिचुएशन में हिसाब से फील नहीं करते हैं, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वंस और ट्वाइस इज फाइन, बट ये इंसान कभी भी नहीं कर पाता, कभी भी नहीं, क्योंकि उसको इमोशंस का कोई अता पता नहीं है, उसका थिंकिंग इज नॉट वर्किंग, उनका थॉट प्रोसेस इज नॉट वर्किंग, दैट इज द प्रॉब्लम। तो पॉजिटिव सिम्टम सारा सारा समझ में आया। पॉजिटिव सिम्टम में क्या क्या अपन ने पढ़ा, डिल्यूजन, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, हैलुसिनेशन एंड इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। ओके। नाउ सेकंड वाला जो है, सेकंड सिम्टम जो है दैट इज नेगेटिव सिम्टम। इसमें क्या होता है, आपका जो नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल थॉट, नॉर्मल फीलिंग्स जो होती है, उसमें चीजों की कमी हो जाती है, उसमें कुछ चीजें कम हो जाती हैं, जैसे पॉवर्टी ऑफ स्पीच, जिसको हम एलोगिया भी बोलते हैं। पॉवर्टी ऑफ स्पीच क्या है, इंडिविजुअल बहुत बोलता ही नहीं है, मोस्टली चुप रहता है, तो उसको म्यूटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है। एलोगिया मतलब उसके बोलने का जो कंटेंट है वो बहुत कम हो गया, वो बोलता ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद और भी कुछ होता है, ब्लंटेड एफेक्ट। ब्लंटेड एफेक्ट क्या है कि बहुत कम इमोशन शो करता है। या फ्लैट इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल इमोशन ही शो नहीं करता, बिल्कुल नहीं इमोशन शो करता, कुछ शो ही नहीं करता इमोशंस। तो एक हुआ ब्लंटेड एफेक्ट, एक हुआ फ्लैट इफेक्ट। फिर आ जाता है, एक होता है एवोलिएशन। एवोलिएशन मतलब क्या, मोटिवेशन ही नहीं है कोई काम करने की, एनर्जी ही नहीं है कोई काम करने की, इसको हम बोलते हैं एवोलिएशन। तो कोई भी काम अगर शुरू किया है तो वो खत्म नहीं कर पा रहा है, प्लस अपने आप को सोशली विड्रॉ कर लेता है और अपनी ही दुनिया, अपने ही ख्याल में खोया रहता है। दैट इज नेगेटिव सिम्टम। दो सिम्टम समझ में आए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब थर्ड है हमारा साइकोमोटर सिम्टम। साइकोमोटर क्या होता है, इंडिविजुअल की कुछ ऐसे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, उसकी कुछ ऐसी वॉकिंग होती है कि जो बहुत ज्यादा अजीब होती है, उसके कुछ फेशियल एक्सप्रेशन अजीब होते हैं, उसके क्या नाम है, अजीब अजीब तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन वो बनाता है, जो बहुत अजीब, मतलब सामने वाले को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा दे।
उस तरीके या जेस्चर्स वैसे होते हैं, ठीक है। तो इन ये सारे सिम्टम्स जब एक्सट्रीम फॉर्म पे होते हैं तो उसको अपन कैटेटोनिया बोलते हैं। अब कैटेटोनिया के तीन तरीके हैं, तीन टाइप्स। एक है कैटेटोनिया स्टपर, एक है कैटेटोनिया रिजिडिटी और एक है कैटेटोनिया पॉस्चरिंग। तीनों का मतलब क्या है, देखो तीनों में ना मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, 19-20 का फर्क है। समझो कैसे। कैटेटोनिया स्टपर, स्टपर मतलब स्टॉप, ठीक है। कैटेटोनिया स्टपर का मतलब है तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि तीनों में कोई भी चीज जो हो रही है कि लंबे समय तक हो रही है। अब डिफरेंस तीनों में क्या है वो समझो। कैटेटोनिया स्टपर, स्टपर मतलब स्टॉप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसान एक ही पोजीशन में मूवी नहीं, अब मूवी नहीं कर रहा। स्टॉप, मैंने क्या बोला, स्टॉप है, साइलेंट, मोशनलेस, कुछ मूवी नहीं कर रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है उसकी बॉडी में। कैटेटोनिया स्टपर। अब मैं बोलूं कैटेटोनिया रिजिडिटी, तो उसका जो पोस्चर है वो अपराइट है, बिल्कुल सीधे है और रिजिड है, फर्म है, बिल्कुल सख्त है लंबे समय तक। अब वो बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो जिस पोस्चर में बैठा है वैसा ही होगा, रिजिडिटी। और फिर क्या आ जाता है कैटेटोनिया पॉस्चरिंग। ये क्या होता है, अगर उसका हाथ मैं ऐसे ऊपर कर दूं, ये हाथ ऊपर कर दूं और ये हाथ ऐसे कर दूं, दोनों पैर ऐसे मैं खोल दूं और उस पोजीशन में अगर मैं इसको बैठा दूं, वैसे ही बैठा रह जाए, वो लिटरली वैसा बैठा रह जाएगा। दैट इज कैटेटोनिया पॉस्चरिंग। यहाँ पे अजीब तरीके से इंसान बहुत लंबे समय तक उसी पोजीशन में लंबे समय तक बैठा रहता है, दैट इज कॉल्ड कैटेटोनिया पॉस्चरिंग। तो इसी यही हमने कल डिस्कस किया था, कल की हमारी क्लास इतनी थी। बोलो हाँ कि ना। हाँ, आज की क्लास जो है हमारी, उसमें हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होता है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो होता है वो छोटे बच्चों पे होता है। देखो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का सबसे अच्छा, देखो आज की क्लास न्यूरो डेवलपमेंटल पे ही है। अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि डिसरप्टिव एंड इसको भी कर ले, अगर हो पाया तो, अगर नहीं हो पाया तो ये तीनों चीजें अपन कल करेंगे, ठीक है। चलो, न्यूरो डेवलपमेंटल क्या होता है? न्यूरो डेवलपमेंट, पहली बार डेवलपमेंट, इस डिसऑर्डर में जो भी पेशेंट्स होंगे उसकी एज 18 से कम होगी। जो भी लोग होंगे, जो भी पेशेंट्स होंगे, उनकी एज 18 से कम होगी, ठीक है जी। ये समझ में आया? एक सेकेंड ना। ओके, हाँ। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कोई किसी, जो भी पेशेंट्स होंगे, जो भी इंडिविजुअल्स उसमें बिलोंग करेंगे, वो एक्चुअली बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एज लिमिट है ये है न्यूरो डेवलपमेंटल, तो एज जो है 18 ईयर्स से पहले पहले की होती है, सो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अ कॉमन फीचर ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल इज कि ये अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होता है। बेसिकली बच्चे स्कूल वाले होते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग या ड्यूरिंग स्कूलिंग वाले बच्चे। तो मैंने क्या बोला, 18 ईयर से कम, अगर एज लिखने को आया तो लिखोगे बिलो 18 ईयर्स, ठीक है ना। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो भी इस डिसऑर्डर में जो भी बच्चे फॉल कर जाते हैं, इस डिसऑर्डर में चार डिसऑर्डर्स आता है, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में चार डिसऑर्डर्स आते हैं: एडीएचडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अब इन चारों डिसऑर्डर में से किसी में भी अगर इंडिविजुअल फॉल कर रहा है, कोई भी बच्चा कोई भी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो उसका पर्सनल, सोशल, स्कूल लाइफ, एकेडमिक, हर एक चीज इम्पेयर होगी। होगी कि नहीं होगी? आसानी से होगी। तो पर्सनल, सोशल, अब की बच्चा है तो एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग बच्चे की हैम्पर होगी, ठीक है। ये बात तो मैं तुम्हें शुरुआत से बता रही हूँ कि कोई भी चीज डिसऑर्डर तब बनती है जब वो एक एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाता है और वो उसके पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड एकेडमिक लाइफ से उसको इम्पेयर कर रही है, हाँ कि ना। हाँ ना।
अब ये जो चीज है इसमें क्या होता है, किसी भी चीज का कोई भी बिहेवियर का या तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, वो उस डिसऑर्डर के अंदर वो बिहेवियर ज्यादा हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, या एक एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें अचीव कर लेना चाहिए एक एज मेच्योरिटी के हिसाब से, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो इंडिविजुअल अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसमें डिले आ रहा है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। क्या क्या आता है? डेफिसिट और एक्सेसेस इन पर्टिकुलर बिहेवियर, कोई भी चीज कोई भी बिहेवियर है या तो उसकी कमी है या तो वो बहुत ज्यादा है ना। एक अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर बहुत कम है या बहुत ज्यादा देन इट इज अ प्रॉब्लम, या कोई भी एक एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अचीव करने में डिले है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ठीक है जी। नाउ अब इसी के साथ वी हैव दीज डिसऑर्डर, एडीएचडी, स्पेक्ट्रम, इंटेलेक्चुअल एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। प्रॉब्लम क्या है, अगर बचपन में ये डिसऑर्डर्स को डायग्नोस नहीं किया गया तो बड़े होके ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, ये प्रॉब्लम एक्चुअली और सीरियस और कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग एक एक करके सारे डिसऑर्डर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर जो है वो है आपका एडीएचडी। क्या है? एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बोलोगे दीदी इतना बड़ा नाम। सुनो अब देखो मतलब समझो। अटेंशन डेफिसिट, जो बच्चा इस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है उसका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है या बहुत खराब है? खराब है, उसके अंदर अटेंशन है ही नहीं, अटेंशन डेफिसिट है। और हाइपर एक्टिविटी क्या हुआ? बहुत ज्यादा उसके अंदर एनर्जी है, इतनी एनर्जी, वो दिन भर मूव करते रहता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, वो अगर वो कोई भी अगर उसको कुछ बोल रहा है तो किसी की बात नहीं सुन सकता। क्यों? पहली बात वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, दूसरा उसका अटेंशन अच्छा नहीं है, तो ना किसी की बात सुन पाएगा ना समझ पाएगा, सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे? है ना, मम्मियाँ बोलती है ना तुम सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे, वो वाली बात। तो बच्चा यहाँ पे क्या है, वो बात ही नहीं किसी की सुन पा रहा, सुनेगा नहीं तो फॉलो नहीं कर पाएगा इंस्ट्रक्शंस को, अगर कोई कुछ इंस्ट्रक्ट भी करे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो तो बच्चा वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है, उसका अटेंशन ही तो सबसे कम है, डेफिसिट है, कम है, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो वो अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा। तो ये है इन अटेंशन, मतलब अटेंशन डेफिसिट भी है, और हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिव है, हर चीज में जल्दबाजी करना है, हर चीज पहले मुझे ही बताना है, कहीं भी शांति से नहीं बैठना है ना। तो ये हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स है। तो एडीएचडी के का जो दो मेन फीचर है वो है इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी, ये दो कैरेक्टरिस्टिक है, इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। ठीक है। अब जो भी बच्चे इनअटेंटिव होते हैं वो किसी भी चीज के ऊपर लंबे समय तक अपना अटेंशन तो दे नहीं, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ध्यान लंबे समय तक नहीं दे पाएंगे, तो क्या उनकी पढ़ाई अच्छी होगी? नहीं होगी। तो children who are inattentive find it difficult to sustain their mental effort during work or play, किसी भी खेल किसी भी काम में अपना लंबे समय तक एफर्ट डाल ही नहीं पाएंगे, एफर्ट सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। they have a hard time keeping their minds on any one thing or in following instruction, उनको बहुत तकलीफें आती है कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में या किसी अपने एक ही चीज के ऊपर अपना ध्यान रखने में, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वो एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। कॉमन कंप्लेंट्स क्या तुम सुनोगे इस डिसऑर्डर में, अगर कोई भी बच्चा है, जनरली ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ये वाले कंप्लेंट्स अभी मैं तुम्हें बताऊंगी हर बच्चों का तुम सुनोगे जो छोटे होते हैं, लेकिन इन बच्चों में तो क्या होता है, नॉर्मल और जो बच्चे नॉर्मल हैं और जो बच्चे इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं तो उसमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है। कॉमन कंप्लेंट क्या है, बच्चा बात ही नहीं सुनता, बच्चा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता, बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता, काफी डिसऑर्गेनाइज्ड है, चीजें भूल जाता है, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाता है, दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, अपनी चीजें टाइम पे कंप्लीट नहीं करता। तो ये कॉमन कंप्लेंट्स, सुनता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, चीजें भूल जाता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, जल्दी अपनी चीजों जल्दी से जो भी बोरिंग चीज होती है उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, अपनी चीजें फिनिश नहीं कर पाता है, कहीं मेरी तुम्हारी बात तो नहीं हो रही है।
तुम्हारे भी पीटीएम वगैरह में तुम्हारे भी टीचर्स बोलते होंगे ना, बोलो हाँ कि ना। तो ये है इन अटेंशन। जनरली जो बच्चे अटेंशन डेफिसिट से सफर करते हैं उनके अंदर ये कंप्लेंट्स आती हैं, उनके पेरेंट्स को ये मतलब उन बच्चों को ये बोला जाता है कि इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हो गया इन अटेंशन। अब दूसरा क्या हो जाता है, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव क्या है, सेकंड थॉट दे ही नहीं पाते कि क्या ये मेरे लिए सही है कि गलत है, वो सेकंड थॉट दे ही नहीं पाते, बस उनको करना है। So children who are impulsive seem unable to control their immediate reaction or to think before they act. किसी ने कुछ उनको बोला, फटाक से उसको रिप्लाई कर दिया, सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं कि उसको रिप्लाई करना सही है या नहीं है, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, क्या मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो लोग इतना नहीं सोचते हैं। दे आर वेरी इम्पल्सिव, दे आर मतलब उनको बस है कि उनके अंदर इतनी एनर्जी है दे कि उसको बस उनको निकालना है। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, वो किसी के लिए भी वेट नहीं कर पाते। अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो में सबकी चांस आएगी तब फिर उसकी चांस आती है, वो अपनी चांस का वेट भी नहीं कर पाते। या अगर उनको कोई बोल देना कि अच्छा रुको 5 मिनट में आती हूँ, फिर मैं 5 मिनट में आइसक्रीम या चॉकलेट देती हूँ, वो 5 मिनट वेट भी नहीं कर पाएंगे, वो उनको इतनी परेशानी होती है अपने चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें क्या होता है, ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे उनके साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी भी चीज पे टकरा जाते हैं, या बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी और सीरियस इंजरीज भी इनके अंदर होने का डर होता है, कि इतने इम्पल्सिव होते हैं, इतनी एनर्जी इनके अंदर भरी हुई है जो इनको निकालना है। हाइपर एक्टिविटी क्या है, हाइपर एक्टिविटी इस बच्चा जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, कॉन्स्टेंटली मूव करते, वो एक आराम से बैठ ही नहीं सकता, उनके लिए आराम से बैठना इज इम्पॉसिबल। तो वो बैठेगा तो ऐसे ऐसे करेगा कुर्सी, हाथ है तो ऐसे 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 कुछ ना कुछ करते रहेगा, उछलते कूदते रहेगा, रूम में इधर से उधर से इधर भाग, ऐसा लगता है नहीं बॉडी में जैसे कुछ चल रहा है, चीटी चल रही है या कुछ चल रहा है जो उसको उसको बैठने नहीं दे रहा, वो वाली सिचुएशन होती है। ट्रस्ट मी, यही होता है। तो पेरेंट्स और टीचर्स के हिसाब से वो दे आर ड्रिवन बाय अ मोटर, ऑलवेज ऑन द गो एंड टॉक incessantly incessantly मतलब फिजूल की बातें करते, कोई सेंस वाली बात नहीं। दिस इज एडीएचडी। ठीक है, एडीएचडी समझ में आया। अब पता चला एडीएचडी का नाम इतना बड़ा है तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी होती है। बच्चे का अटेंशन नहीं है, बच्चा काफी इम्पल्सिव है, और बच्चे में हाइपर एक्टिविटी भी बहुत। तो ये हो गया आपका एक डिसऑर्डर दैट इज एडीएचडी। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यस नो मे बी क्लियर। ओके, नाउ सेकेंड डिसऑर्डर जो न्यूरो डेवलपमेंटल के अंदर आता है दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखो ये भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम मतलब एक लाइन है, एक कॉन्टिनम है ऐसा। ठीक है जी। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये क्या है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चा जो है काफी, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा औरों से बात ही नहीं करता है, उसका सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड होता है, खराब होता है, मतलब वो ज्यादा लोगों से बात ही नहीं करता है, उसकी जो मोटर मूवमेंट्स है वो भी कम होती है, और वो कुछ कुछ तरीके की ही एक्टिविटीज रिपीटेड बेसिस पे करता है। तो क्या है, इसका सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल इम्पेयर्ड होती है, और इसका एक बिहेव करने का, इंटरेस्ट का या एक्टिविटी का एक स्टीरियोटाइप पैटर्न है, एक रिपीटेड पैटर्न है, उसी के ऊपर ही और शी वर्क्स। उसके अलावा जो इसने अपने लिए सेट कर दिया वो उसके अकॉर्डिंग ही, उसी रूटीन के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। द पर्सन डज नॉट लाइक चेंजेस, ये बच्चे को चेंजेस अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद ये तुम मतलब तुम्हारी वाली हैबिट्स भी हो सकते, तुम्हें भी हैब चेंज बदलाव नहीं पसंद, इनको भी कोई अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं पसंद। Children with autism spectrum disorder have a marked difficulty in social interaction and communication across different contexts. मतलब वो लोगों से बात ही नहीं कर पाते, घर में गिने चुने लोगों से बात करेंगे, लेकिन इन जनरल दोस्तों से, टीचर से, रिलेटिव से, या कोई और स्ट्रेंजर मिल जाए, किसी से वो लोग बात नहीं करते।
इनका इंटरेस्ट भी जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है, बहुत कम चीजों में ही इंटरेस्ट लेते हैं। और इनका अपने रूटीन के तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है कि इनका जैसा रूटीन है, एक सेट रूटीन है, वो अपने ही उस रूटीन को फॉलो करेंगे। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ जाएगा, ही और शी विल नॉट लाइक उस, वो फिर एजिटेट हो जाते हैं, वो फिर इरिटेट हो जाते हैं। नाउ 70% ऑफ द बच्चे जो हैं जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी होती है। मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फ्री, ऐसा मतलब मैंने बहुत कैजुअली बोल दिया, बट इट इज वेरी सीरियस। 70% ऑफ द बच्चों में जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उनको उस डिसऑर्डर के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है जो उनका आईक्यू है, इट इज बिलो 70। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैं। अब तुम बोलोगे दीदी हमें कल हमने क्या खाया था वो हमें याद नहीं, था आप बोलो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक्चुअली बच्चों का बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में जूम इन करके पढ़ते हैं। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उनको लोगों से बातचीत करने में बहुत प्रॉब्लम है, वो उनके साथ अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते हैं, उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, कोई सोशल बिहेवियर जैसे ग्रीटिंग करना, चीजें सर्व करना, हैंडशेक करना, ये सब चीजें वो नहीं कर पाते हैं, कोई भी सोशल बिहेवियर इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। और अगर दूसरे लोग कुछ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसकी तरफ कोई भी अपना रिस्पॉन्स नहीं देते। मैंने क्या कहा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चे का सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल खत्म है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी उनको यहीं पर होती है। अगर तुमने माय नेम इज खान देखा है, माय नेम इज खान देखा है, शाहरुख खान और काजोल की मूवी थी, है ना। तो उसमें शाहरुख खान ने पोर्ट्रे किया था एक इंडिविजुअल के बारे में, हाँ कि ना। उसमें तुमने वो देखा कि वो बहुत लोगों से बात नहीं करता, है ना। शाहरुख खान ने दिखाया था ना रोल पोर्ट्रे के, तो सबसे बात नहीं करते, वो बिल्कुल सबसे चुप रहते हैं, तो छुप छुप के रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ही अंदर एक डिसऑर्डर आता है, उसके उन्होंने उस डिसऑर्डर का रोल प्ले किया था। वो समवेयर रिलेटेड टू ऑटिज्म के ही स्पेक्ट्रम में, कि लोगों से बात नहीं करते हैं। तो जो भी लोग उनसे कोई चीज शेयर कर रहे हैं, वो लोगों से बात शेयर भी नहीं कर पाते, अनेबल टू शेयर द एक्सपीरियंस और इमोशन विद अदर्स। अगर दूसरे कर रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, खुद की चीजें एक्सप्रेस एक्सप्रेस या शेयर नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में काफी ज्यादा एबनॉर्मेलिटी उनको होती है ना। और बहुत सारे ऐसे कि इन्होंने अपनी स्पीच, मतलब अपनी जो बात है, अपनी जो लैंग्वेज है, वो तक उन लोगों ने डेवलप नहीं करी होती है। और अगर कोई कर भी लेता है तो अब वो एक ही चीज बार 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 रिपीट करते रहते हैं, कुछ नया नहीं बोलते हैं, एक ही चीज को रिपीट करते हैं। अगर उनको कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो एक ही चीज को रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। वैसे स्किज़ोफ्रेनिया में अगर कोई भी थॉट तुम्हारे अंदर डाल दिया जाए, एक इंडिविजुअल में डाल दिया जाए, तो वो सेम चीज को रिपीट करते हैं। यहाँ पर वही बच्चे सेम स्पीच को बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे बच्चों का क्या होता है, उनका इंटरेस्ट, देखो यहाँ तक तो हो गया उनका कम्युनिकेशन, ये हो गया कम्युनिकेशन। अब इन बच्चों का इंटरेस्ट भी क्या है, लिमिटेड है, बहुत नैरो है, और रिपीटेटिव बिहेवियर है, जैसे चीजों को एक लाइन में करना, है ना, चीजें बिखर गई हैं उसको एक लाइन अप करना ठीक से, या बॉडीली मूवमेंट में स्टीरियोटाइप रहना, मतलब एक ही तरीके का बॉडी मूवमेंट शो करना। तो ये बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है, सेल्फ स्टिमुलेटरी होता है, जैसे हैंड फ्लैप करना ऐसे ऐसे, है ना। या सेल्फ इंजूरियस भी चीजें होती है, जैसे अपने आप को जाके दीवार से अपना सर टकरा लेना बार बार। ये सारी चीजें सेल्फ वो होती है। स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट मतलब एक ही चीज को रिपीटेड पैटर्न पे कर रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सेल्फ इंजूरियस मैंने बताया तो ये भी होता है ना। अब क्योंकि इस डिसऑर्डर में आपका जो इंडिविजुअल की जो डिफिकल्टी है, बच्चे की जो डिफिकल्टी है, वो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तहत होती है। तो इंडिविजुअल जो इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उनको कोई भी चीज, अगर ये चीज बचपन में खत्म नहीं हुई तो बड़े होते होते तक बच्चा जो जब बड़ा हो जाएगा तो किसी भी रिलेशनशिप को शुरू करना, उसको मेंटेन रखना, उसको समझना
उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। समझ गया मेरी बात? इतनी सी बात समझ में आई? देखो सिंपल सी बात है, अगर बचपन में तुम चीजें अच्छे से नहीं करोगे, अगर बचपन से तुम बातचीत लोगों से अच्छे से नहीं करोगे, ढंग से बात नहीं करोगे, तो क्या बड़े होके तुम अच्छे से बातचीत कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। आप कैसे लोगों से बात करोगे, आप कैसे लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखोगे, लोग आपको अगर अपनी फीलिंग्स बता तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, अपनी फीलिंग्स उनको कैसे शेयर करोगे, ये सारी चीजें बच्चों में है ही नहीं। ये बच्चे जो इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं उनमें ये सब चीजें होती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होती है। बहुत डिफिकल्टी होती है उनको ये करने की, उनको सिखाया जाता है। ये प्रॉब्लम है। कभी कभी ये चीजें लोग देख देख के सीखते हैं वैसे जनरली, लेकिन इन बच्चों को सिखाना पड़ता है। नेचुरली सीख जाते हैं वैसे नॉर्मल बच्चे, लेकिन ये बच्चे जो इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं उनको सिखाना पड़ता है। उनको ये सोशल स्टिमुलेशन, उनको ये सोशल बिहेवियर्स सिखाने पड़ते हैं, सिखाए जाते हैं कि कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों को ग्रीट करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कोई सिखाया जाता है। ठीक है जी। तो अभी तक हमने न्यूरो डेवलपमेंटल में दो पढ़ लिया, एक पढ़ा एडीएचडी, एक पढ़ा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब दो और बच्चे हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद आई थिंक हम आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, कल हम ये वाला करेंगे। ठीक है ना? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के मैंने तीन तुम्हें चीजें बताई थी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के तीन फीचर्स बताए थे, अगर तुम्हें याद हो तो, थोड़ा बहुत भी याद हो तो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो आईक्यू होगा इंडिविजुअल का वो 70 से कम होगा, 70 से कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो उसका जो अडेप्टिव फंक्शनिंग है, अडेप्टिव पैटर्न है, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं कर पाएगा। और इस इंडिविजुअल का जितना भी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल जो भी काम है वो सारा इम्पेयर्ड होगा, खराब होगा। Intellectual disability refers to below average intellectual functioning, that is 70 and below, and deficit or impairment in adaptive behavior. ये दो चीजें थी जो मैंने तुम्हें intellectual disability में वहां पे पढ़ाई थी। और इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, आपका पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल हर फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट आ रही है। हाँ कि ना? क्या था एज ग्रुप? 18 से पहले पहले। हाँ कि ना? हाँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमने इतना पढ़ा था। इसके अलावा हमने चार तरीके के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पढ़े थे। हाँ, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। हाँ कि ना? माइल्ड हमने कहाँ तक पढ़ा था? 55 टू 70। मॉडरेट हमने कहाँ तक पढ़ा था? 50 टू 50, मतलब 35 टू 40 से लेके 50 टू 55 तक। सीवियर और प्रोफाउंड क्या हो गया? 35 से भी नीचे, मतलब 20 टू 35 एंड 20 एंड बिलो। तो 20 टू 35 इज सीवियर एंड प्रोफाउंड इज 20 एंड बिलो। तो जो माइल्ड वाले थे मैंने उनका क्या बताया था, जो लोग माइल्ड डिसेबिलिटी से वो कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वो लोग अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं, वो अपनी जॉब वगैरह कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब अपने आप का सेल्फ हेल्प स्किल तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को खाना खिलाना है, खुद खाना है, खुद ड्रेसअप होना, ये सब वो काम कर रहे हैं। लैंग्वेज भी ठीक ठाक है, लोगों की बात समझ रहे हैं, और लर्निंग भी उनकी थर्ड से सिक्स ग्रेड तक की है, मतलब कम है, लेकिन जॉब भी कर सकते हैं और अपना काम भी संभाल सकते हैं, और मतलब इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, माइल्ड है। प्रॉब्लम शुरू होती है मॉडरेट से, जहाँ पे उन लोगों को सुपरविजन लगता है, उनको कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको दे रिक्वायर्स ट्रेनिंग, लेकिन उस ट्रेनिंग के साथ वो सेल्फ हेल्प स्किल्स भी कर पाते हैं। उनके कम्युनिकेशन वगैरह ठीक होती है, स्पीच में थोड़ा उनका प्रॉब्लम होता है, उनकी एकेडमिक स्किल्स बहुत कम होती है, बहुत फ्यू होती है, मतलब माइल्ड में अगर वो थर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड तक की उनकी नॉलेज है, तो मॉडरेट में वो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड वाली हो जाएगी। उसके बाद लोगों से बात वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन सोशल सिचुएशन में फिर भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। यूजुअली शादी नहीं करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं लोगों पे, और उनको कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत है। लेकिन
अगर मैं सीवियर और प्रोफाउंड की बात करूँ, ये लोग अपने सेल्फ हेल्प काम भी नहीं कर पाते हैं, ठीक से ना खा पाते हैं, अपने पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मतलब कब ड्रेसअप होने में भी इनको प्रॉब्लम होती है, इनकी बातचीत बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड है, एकेडमिक स्किल है ही नहीं, और दोस्त वगैरह केपेबल, मतलब वो लोग खुद केपेबल नहीं कि दोस्त बना पाए, है ना, कोई सोशल इंटरेक्शन हो पाए, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं तो कम्प्लीटली किसी और के ऊपर एक केयर गिवर पे डिपेंडेंट है, कांस्टेंट केयर चाहिए। तो जैसे जैसे इसकी सिवियरिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका डिफिकल्टी भी बढ़ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो ये था तुम्हारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, बेसिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड के बारे में पूरा कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके अलावा हमारा लास्ट डिसऑर्डर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या है? 18 साल से कम बच्चों में, किसी किसी बच्चों को ऐसा होता है, उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज पढ़ने में प्रॉब्लम है, रीड करने में, लिखने में, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो ये सबको हम बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। कोई भी चीज का प्रोनाउंसिएशन करने में, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर तुमने तारे जमीन पर देखा है, तो उसमें जो ईशान अवस्थी का कैरेक्टर था, उसको क्या प्रॉब्लम थी? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने लिखने में समस्या होती है, बच्चा अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाता। तो जो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाता है, दैट इज ओनली स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। हाँ कि ना? बट क्या वो ठीक हो सकता है? हाँ, मूवी में दिखाया था वो ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं वो मूवी में दिखाया था इसलिए, लेकिन एक्चुअली वो ठीक हो सकता है। उसको अगर प्रैक्टिस मिले, उसको स्टिमुलेशन मिले, उसको अगर अच्छी सी सुपरविजन मिले, तो बच्चा एक्चुअली एक कांस्टेंट केयर में, एक कांस्टेंट अच्छे गाइडेंस में, वार्म गाइडेंस में बच्चा एक्चुअली इंप्रूव कर सकता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है कि इंडिविजुअल एक्चुअली एक्सपीरियंस करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को पढ़ने में या प्रोसेस करने में, मतलब एनकोड करने में या उसका इंटरप्रिटेशन करने में, और बहुत कम साल में ही ये हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है? रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो यहाँ पे जो बच्चे की जो टेंडेंसी है कुछ भी करने की, इट इज बिलो हिज और हर एज। तो उसका यहाँ पे जो मेंटल एज का अगर मैं कॉन्सेप्ट बोलूँ तो कम होता है। affected child tends to perform below the average of his or her age. However, with optimal training and effort, एक बच्चा अपना एक एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस पे पहुंच सकता है। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है, आप इन किसी भी बच्चे का जो फंक्शनिंग है, एकेडमिक, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल, ये सारी चीजों को भी इम्पेयर कर सकता है। ओके जी। इसी के साथ हम लोगों ने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर खत्म कर लिया है। हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम ये डिसरप्टिव वाला भी खत्म कर देते हैं। कल हम बस फीडिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज करके फिर चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, बस आज मैं इसको भी मैं कर कंप्लीट कर ही देती हूँ। ये डिसरप्टिव डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट, देखो बस इतना है, और यहाँ तक है, बस इतना ही है, छोटा सा है। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। न्यूरो डेवलपमेंटल समझ में आया? न्यूरो डेवलपमेंट में हमने कितने पढ़े? 4। एडीएचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। चारों में कॉमन क्या है कि उनका एज कितना होना चाहिए? 18 एंड बिलो, है ना? यस, 0 to 18 years बोल सकते हो ना। डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे बच्चे काफी ज्यादा तोड़ फोड़ में इंडल्ज होते हैं। बच्चे जो है रूल्स नहीं फॉलो करना पसंद करते हैं, उनको अगर कोई बड़ा कुछ बोल देता है तो वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। तुम बोलोगे दीदी कहीं हमारी बात तो नहीं हो रही है? हाँ, हो सकती है। ऐसे हम एडोलेसेंट में, ऐसे एडोलेसेंट जो एज ग्रुप ही है, वो ऐसी एज ग्रुप है, वहां पे हर बच्चे को यही लगता है कि मेरे ही बारे में सब कोई ऐसे वैसे बोल रहा है, मुझे कोई ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है, मेरे पेरेंट्स जब देखो मेरे ऊपर चिल्लाते ही रहते हैं, तो मैं पेरेंट्स की बात क्यों सुनूं? हाँ, मतलब तोड़ फोड़ करने का, तुम्हारा रूल्स ब्रेक करने का मन करता है, पेरेंट्स ने कुछ बोले उसके ऑपोजिट जाने का मन करता है। इट इज वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंस फेज। लेकिन ये जब डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। कैसे है डिसऑर्डर, ये सुनो। इस डिसऑर्डर के अंदर तीन चीजें आती हैं।
ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, एक्चुअली दो ही आती है, ठीक है, दो ही आती है, क्योंकि और भी चीजें लिखी हुई है लेकिन मेजरली यही दो है। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ओडीडी बोलते हैं इसको, एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो होता है वो बचपन में होता है, कंडक्ट डिसऑर्डर बड़े में होता है, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ कैसे। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जो बच्चे ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर से सफर करते हैं वो लोग एज इनएप्रोप्रिएट, जो एज के हिसाब से अच्छा बिहेवियर नहीं है वो दिखाते हैं। और कैसा बिहेवियर होता है, जिदपना, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा डिसओबीडियंट होते हैं, और बहुत अग्रेसिव हॉस्टाइल मैनर में, गुस्सेल वाले में, हाँ नेगेटिव मैनर में बिहेव करना। मैंने क्या क्या बोला, पहली बात, डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर दो आता है, एक आता है ओडीडी, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। तो यहाँ पर दो चीजें क्या है, पहला है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। यहाँ पे बच्चे जो है अपनी एज से परे, अपने एज के अगेंस्ट जाके, अपने एज के नॉट अलाइंड कुछ ऐसे बिहेवियर शो करते हैं जो इट इज वेरी नेगेटिव, जो बहुत ज्यादा खराब है। जैसे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, बचपन में ही इतने जिद्दी हो जाते हैं, उसके बाद काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, बहुत इरिटेटेड होते हैं, लोगों की बात नहीं मानते हैं। तो ये कुछ एज इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं। अब ये जो इंडिविजुअल है ये अपने आप को गुस्से में नहीं देखते हैं, ये अपने आप को जो है, मतलब जो जो भी को गुस्सा आता है, जो भी ये तोड़फोड़ करते हैं, जो भी ये लोगों के खिलाफ जाते हैं, उनको ये चीज बोलते हैं कि ये चीज जो है वो अपने आप को वैसा नहीं देखते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है जो भी इनका गुस्सा है और जो जिद्दपना है ये सब इस वजह से है क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसे इनके सामने डिमांड्स रखे जाते हैं, इनसे कोई कुछ ऐसी ऐसी चीजें करवाने की कोशिश करता है जो उनको नहीं चाहते हैं, और इन रिएक्शन टू दैट वो लोग ये बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये रिएक्शन इज नॉर्मल, बट हमारे लिए क्या इट इज नॉर्मल। सिंपल सा एग्जांपल है, मम्मी ने बोला बेटा गेट खुला है, गेट बंद कर दो। अब इतने में ही वो बच्चा पूरा घर सर पे उठा लेगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, मैं नहीं कर रहा, चीजें उठा के फेंक देगा। सिंपल सी बात है, दरवाजा बंद करना। लेकिन बच्चे ने क्या किया, जिद करी, घर में तोड़फोड़ कर दी, मम्मी को बहुत कुछ बोल दिया। सिंपल। और वो क्यों करेगा, अगर उससे बाद में पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, वो क्या बोलेगा, मेरा मन नहीं था, बस मम्मी ने बोला तो वो मेरा रिएक्शन था, जो मुझे ठीक लगा, जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। समझ में आई बात। तो individual with ODD do not see themselves as angry, oppositional and defiant and often justify their behavior as a reaction to circumstances and demands। जो भी डिमांड, जो भी उनसे जो मतलब चीजें बोली जा रही है करने के लिए, उनके रिएक्शन में वो ये काम कर रहे हैं ना। जो ये सिम्टम है इस डिसऑर्डर का वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब वो किसी दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है, और भी ज्यादा ये उलझ जाता है जब इंसान की जो बातचीत है, उस बच्चे की जो बातचीत है वो किसी और के साथ हो रही, क्योंकि घर तक तो ठीक है, अगर ये चीज वो बाहर भी करेगा तो बाहर में भी उसको संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। लेकिन जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है तो बड़े होके उसका जो ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो है उसका नाम बदल के बड़े में उसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं, एंड एंटी सोशल बिहेवियर कहते हैं। ये दोनों क्या होता है, इसमें यही होता है, वही एज इन अप्रोप्रिएट एक्शन और एटीट्यूड है, किसके खिलाफ, टीचर, फैमिली, पेरेंट्स, इन सब के खिलाफ ये होता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर या एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो एक तरीके का एज इन अप्रोप्रिएट एक्शन या एटीट्यूड है जो फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को वायलेट करती है, सोसाइटी के रूल्स को वायलेट करती है, और खुद के या दूसरों की जो प्रॉपर्टी है, जो भी दूसरों का सामान है उसका नुकसान करने के बारे में बात करती है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो चीजें एक्चुअली तोड़ फोड़ पे उतर आते हैं, वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं,
खुद के घर के, स्कूल के, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे इनको बहुत मजा आता है, लेकिन उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन वो बहुत एंजॉय करते हैं ये बात। ठीक है। इस बिहेवियर में क्या होता है एक्चुअली कंडक्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अग्रेशन इनका बहुत ज्यादा है, अग्रेसिव एक्शंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो खुद को, जिसकी वजह से वो दूसरों को या किसी भी इन चीज को, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं या उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, चीजों का नुकसान करते हैं, है ना, चोरी चकारी करते हैं, रूल्स वायलेट करते हैं। तो जितने वायलेट करते, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, हॉस्टाइल चीजें हैं, ये सब एज इनअप्रोप्रिएट है। ये सब बच्चे जो है मोर और लेस 18 ईयर से कम के हैं, मतलब एडोलेसेंट एज ग्रुप के हैं। इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा गुस्सैल हैं कि उसमें उनको सही गलत नहीं समझ में आता। लोगों का नुकसान करते हैं, खुद का नुकसान करते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है उनको भी नुकसान पहुंचाना है, चोरी चकारी करनी है, रूल्स वायलेट करने हैं, रूल्स तोड़ने हैं, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ऑपोजिशनल डिफाइंड में ये था कि इनर रिएक्शन की, किसी ने उनको कुछ करने को बोला, उन्होंने अपना गुस्सा, टैंट्रम सब शो कर दिया। कंडक्ट में ये होता है कि इंसान अग्रेसिव तरीके से अपना जो है रूल्स तोड़ता है, रूल्स के अगेंस्ट जाता है, जो भी सोसाइटी के रूल रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट जाता है, उसको वायलेट करता है, चोरी चकारी करता है, चोर और चीजों की तोड़ फोड़ करता है, चीजों को नुकसान पहुंचाता है। यस। हाँ। बच्चों में अलग 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 तरीके का अग्रेशन दिखता है, अग्रेशन भी तरह तरह का होता है, अब समझना ही। एक होता है वर्बल अग्रेशन। वर्बल अग्रेशन मतलब बोलना, गाली गलौज जो करते हैं ना बच्चे, वो होता है वर्बल अग्रेशन। चिल्लाना, चीखना, गाली गलौज करना, ये सब हुआ वर्बल अग्रेशन। फिजिकल अग्रेशन क्या हुआ, मार पिटाई पे उतर आना। हॉस्टाइल अग्रेशन क्या हुआ, जानबूझ के दूसरों को चोट पहुंचाना। एंड प्रोएक्टिव अग्रेशन क्या हुआ, बिना किसी भी, प्रोएक्टिव मतलब बिना किसी ट्रिगर पॉइंट के सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, रिएक्ट करना और सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। डोमिनेट एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन। किसी ने आपको ट्रिगर नहीं किया, किसी ने आपको प्रवोक नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने दूसरों के ऊपर, आप डोमिनेट करने की दूसरों को कोशिश करते हो और उनको परेशान करने की कोशिश करते हो। तो ये चार तरीके के अग्रेशन, क्या क्या, ये सब कंडक्ट के अंदर आता है। वर्बल, गाली गलौज करना, नाम से नाम जोर जोर से चिल्ला के बोलना। फिजिकल, मार पिटाई पे उतर आना। हॉस्टाइल, जानबूझ के दूसरों को नुकसान पहुंचाना, है ना। एंड चौथा प्रोएक्टिव, बिना किसी ट्रिगर के, क्या नाम है, लोगों को परेशान करना, उनके ऊपर बढ़ चढ़ के बोलना, उनको डोमिनेट। ये था आज की क्लास, हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए, आई थिंक, आई फील मतलब समझ में आया तुम्हें इतना, थोड़ा सा क्लैरिटी आई, न्यूरो डेवलपमेंटल क्या होता है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है, अब थोड़ा समझ में आया। देखो, कंडक्ट डिसऑर्डर वाली चीजें तुम्हारे में भी कुछ कुछ हो सकती है, लेकिन जो ये बच्चे होते हैं ये काफी एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। तुम्हारे अंदर भले ही थोड़ा गिल्ट होगा, इन बच्चे के अंदर गिल्ट नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है। इन बच्चों में किसी भी तरीके का रिमोर्स, अफसोस, किसी भी तरीके का पछतावा कुछ नहीं होता है। अगर ये कुछ ऐसा कर भी लेंगे, इनको तुम जितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, ये मैनिपुलेट नहीं होते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी स्मार्ट। सो वो लोग नहीं करते हैं, तो वो लोग बहकावे में भी नहीं आते हैं। तो ये बच्चे काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअली मेच्योर होते हैं, अगर एक तरीके से कह सकते हो, और अपने एज से बढ़ चढ़ के काम ऐसे करते हैं। ये सब जो बड़ों के काम है, जैसे बड़ों को भी नहीं करने चाहिए, लेकिन जो ये बड़ों के काम है वो बचपन में ही ये सारे काम करें, इसलिए बार बार लिखा जा रहा है एज इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि इनकी एज नहीं है ये सब करने की। खेलने कूदने की उम्र में चीजें वायलेट कर रहे हैं, रूल्स तोड़ रहे हैं,
गुस्सा दिखा रहे हैं, चीजों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बिल्कुल पूरा गुंडागर्दी पे उतर आते हैं ये बच्चे। ठीक है, तो यही है तुम्हारा डिसरप्टिव मतलब oppositional defiant disorder and conduct disorder coming under disruptive impulse control and conduct disorders। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। कल हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस डिसऑर्डर करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और परसों की क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिस शीट, एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड ग्लॉसरी टर्म से इसको करके खत्म कर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आपकी क्लास ट्यूसडे वैसे हाँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं रुको, तुम्हारी क्लास थर्सडे तक तो हो, कल एक क्लास होगी, हाँ, और थर्सडे को होगी, हाँ हाँ। फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी 3 दिन क्लास नहीं होगी, डायरेक्टली अब मंडे से हम लोग एक नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, दैट इज योर फिफ्थ चैप्टर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। ठीक है, उसका हम मंडे से शुरुआत करेंगे। आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मैं इन एडवांस बता रही हूँ, तो प्लीज तुम पढ़ाई कर लेना। ठीक है, ओके, चलो with this see you all tomorrow with the second last part of this chapter, and तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखें और अच्छे से खाए पिए और स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को पानी पीते रहो, ठीक है, अपने आप को हाइड्रेट रखो, एंड ज्यादा बाहर का भी मत खाओ, घर का खाना खाओ, वायरल वगैरह भी फैल रहा है, तो प्लीज अभी एग्जाम का टाइम है, अपने हेल्थ से भी लापरवाही मत करना, तो जस्ट स्टे हाइड्रेटेड, ईट हेल्दी, यस, एंड ज्यादा स्ट्रेस वगैरह भी मत लो, सब हो जाएगा, सिलेबस हम अच्छे से कर लेंगे, यस। हमारे जूनियर्स को भी मैंने ये बात बोली थी, तुम्हें भी मैं बता रही हूँ, अगर कोई डाउट है कुछ भी है, इफ यू वांट हम एक दिन लाइव सेशन भी ला सकते हैं, डाउट लाइव होगा, लाइव डाउट सेशन होगा, एंड आपके जितने भी अभी फर्स्ट 4 चैप्टर में जितने भी डाउट्स हैं, आप यू कैन ब्रिंग इट टू मी, हम लोग उस चैप्टर को वो सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे, लाइव होगा वो, लेकिन ठीक है, लाइव रखेंगे, तो लाइव ले आना, उसके लिए प्लीज मुझे मेल कर दो कि तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, या आप जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो, तो वी कैन हैव इट ऑन वन डे, जो भी आपको ठीक लगे, मतलब हाफ ईयरली से पहले ही करेंगे ऑफ कोर्स, सो वी विल हैव इट वन डे, ठीक है, एक दिन तुम्हारे जूनियर्स का कर दूंगी, एक दिन तुम्हारा कर दूंगी, तो लेकिन लाइव सेशन होगा, तो ये याद रखना। सो विद दिस तुम्हारे जितने भी डाउट्स भी होंगे तो तुम लाइव क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही था मेरी तरफ से, बाकी अगर आपको कोई भी इनपुट्स देने हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा, क्योंकि इस चैप्टर के नोट्स तुम्हारे पास परसों तक आ जाए, ठीक है, सो see you all tomorrow at the same time and at the same place, till then take care, lots of love, and ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, वी विल डिलीट एवरीथिंग, हम लोग साथ में मिलजुल के कर लेंगे, मैं हूं ना तो सब हो जाएगा, ओके, ओके पीपल, सी यू ऑल टुमारो, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।